नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बेसिक ज्ञान क्लासेस में। जिस तरह हम लोगों ने अपनी हिंदी की लास्ट क्लास में कुछ 15 क्वेश्चन किए थे, ठीक है। मैंने 15 क्वेश्चन की एक शीट आपको प्रोवाइड करवाई थी, या वो ये कह लीजिए कि 15 क्वेश्चन मैंने आपको बोर्ड पे बताया था और कहा था कि नेक्स्ट क्लास में उन क्वेश्चन के आंसर को हम लोग टैली करेंगे, जिससे आप अपना मूल्यांकन खुद कर सकेंगे, ठीक है। तो आज चलिए सबसे पहले उन 15 क्वेश्चन के आंसर को हम लोग फटाफट टैली कर लेते हैं, और मैं टैली तो उसका आंसर करवाऊंगी और साथ में उसको एक्सप्लेन भी करती चलूंगी। वो क्वेश्चन क्या थे, चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन था व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं। मतलब जैसे क्वेश्चन नंबर जो पहला था कि व्यंजन एक व्यंजन है और उसके साथ कोई स्वर जुड़ा है, उनके संयुक्त रूप को क्या कहते हैं। देखिए, व्यंजन और स्वर उनके संयुक्त रूप को क्या कहते हैं। जब हम लोगों ने व्यंजन की परिभाषा पढ़ी थी तो व्यंजन की परिभाषा ये थी कि व्यंजन बिना स्वर के अर्थहीन है, पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा ये थी कि व्यंजन बिना स्वर के पूर्ण है ही नहीं, ठीक। तो जब किसी व्यंजन से कोई स्वर मिल जाता है तो बनने वाला जो भी बनता है वो क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। जब किसी व्यंजन से कोई स्वर मिल जाता है तो वो वर्ण बनाता है। क्या बनाता है, वर्ण बनाता है। तो राइट आंसर इज वर्ण। तो ऑप्शन ए इज राइट, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 2 था हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं। हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं। कहीं कहीं आप लोगों ने देखा होगा कि लिखा होगा कि 2 प्रकार की होती है, कहीं कहीं लिखा होगा 3 प्रकार की होती है, ठीक है। अब 3 प्रकार की क्या होती है वो देख लीजिए। ध्वनियां हिंदी, एक मिनट टेढ़ा लिख रहा है थोड़ा सा, बहुत अच्छे से समझना, बहुत आराम से समझना, एक एक चीज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगी, ठीक है। बस आराम से समझते जाना, कोई जल्दबाजी नहीं है। हिंदी में ध्वनियां, ठीक है। वैसे कुछ लोग कहते हैं 3 प्रकार की होती है। कौन कौन से, स्वर, अयोगवाह और व्यंजन। कुछ लोग कहते हैं कि हिंदी में ध्वनियां 3 प्रकार की होती हैं, स्वर, अयोगवाह और व्यंजन। अब आप चलिए देखते हैं हमारे 4 ऑप्शन में क्या 3 आंसर है। हमने देखा कि हमारे चारों ऑप्शन में तो 3 कोई ऑप्शन है ही नहीं। तब हम क्या करेंगे, जब कभी भी आपसे पूछा जाए कि हिंदी में ध्वनियां कितनी होती हैं, अगर ऑप्शन में 3 दिया हो तो आप 3 पे टिक करोगे, और अगर 3 ना दिया हो तो फिर आप 2 को टिक करोगे। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि जो ध्वनियां होती हैं हिंदी में वो 2 प्रकार की हैं, एक स्वर को मानते हैं, दूसरा व्यंजन को मानते हैं, बस। कुछ लोग कहते हैं कि हिंदी में ध्वनियां 2 प्रकार की होती हैं, स्वर, एक स्वर और व्यंजन। और कुछ लोग कहते हैं कि हिंदी में ध्वनियां 3 प्रकार की होती हैं, स्वर, अयोगवाह और व्यंजन। अगर फिर से सुन लो, अगर ऑप्शन में 3 और 2 दोनों दिया हो ऑप्शन में तो आप 3 को टिक करोगे, सबसे एप्रोप्रिएट आंसर 3 रहेगा। लेकिन अगर ऑप्शन में 3 ना हो तब आप किसको टिक करोगे, 2 को टिक करोगे। किसको टिक करोगे, 2 को टिक करना, ठीक। समझ में आया, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा की सार्थक, फिर से सुनना, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? सार्थक, सार्थक, सा माने होता है सहित, अर्थक माने जिसका अर्थ हो। ठीक है, हम जानते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? वर्ण होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। ठीक है, जब दो तीन वर्ण आपस में मिलते हैं तो बनाते हैं शब्द, और जब शब्द आपस में मिलके बनाते हैं वाक्य। इतना समझ में आया? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा, इसको भाषा की सबसे छोटी इकाई कहते हैं। ठीक है, ये जो वर्ण है इसको भाषा की सबसे छोटी इकाई कहते हैं। ठीक, इतना तो मैंने लिखवाया भी था और आप सबको मालूम भी होगा। लेकिन वो क्या कह रहा है कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है? कौन सी इकाई? सार्थक। सा माने होता है सहित, अर्थक मीन्स होता है अर्थ रखने वाला। तो जब देखो वर्ण तो कोई ऐसा अर्थ रखते नहीं, लेकिन जब दो या दो से ज्यादा वर्ण आपस में मिल जाते हैं तो कुछ ना कुछ अर्थ जरूर रखते हैं। जब दो सही वर्ण आपस में मिल जाते हैं तो कुछ ना जो दो वर्ण जो होते हैं जब आपस में मिल जाते हैं, दो या दो से ज्यादा वर्ण जब आपस में मिल जाते हैं तो शब्द बनाते हैं, और शब्द अपने आप का कोई अर्थ रखता जरूर है। इसलिए अर्थ सहित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाई? शब्द कहलाई। तो राइट आंसर इज शब्द। राइट आंसर क्या होगा? शब्द। कि भाषा की सार्थक सबसे छोटी इकाई शब्द होता है। ठीक है, शब्द पे टिक कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ रहा है? चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? हम जैसे जानते हैं कि हमारी लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। कौन सी लिपि है हमारी? देवनागरी लिपि है। ठीक है, देवनागरी लिपि की विशेषता ये होती है कि उसको हम बाएं से दाहिनी तरफ लिखते हैं। देवनागरी लिपि की विशेषता ये है कि हिंदी वर्णमाला के अक्षरों से बने शब्दों को हम बाएं से दाएं की तरफ लिखते हैं। ठीक, इतना समझ में आया? अब क्या है कि वो बोल रहा है लिपि चिन्हों के, लिपि चिन्ह समझ गए हो ना? लिपि चिन्ह का मतलब होता है कि किसी भी भाषा को लिखने में जिन संकेतों का हम प्रयोग करते हैं, किसी भी भाषा को लिखने, जैसे हम लोग हिंदी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? हिंदी लिखते हैं। तो हिंदी तो तब हमने लिखना चालू किया जब हम लोगों ने वर्णमाला सीखी। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, जब हम लोगों ने बचपन से इस चीज को पढ़ा तो फिर इन वर्णों की सहायता से हमने शब्द बनाने सीखे, शब्दों की सहायता से वाक्य बनाने सीखे। तो हमारी लिपि चिन्ह क्या कहलाए? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी एंड सो ऑन, ज्ञाता। ठीक है, आ से लेकर ज्ञाता, ये कहलाए हमारे लिपि चिन्ह। तो लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? देखो क्वेश्चन बिल्कुल घुमा के पूछा है। मैंने लिखवाया था वर्णमाला की परिभाषा कि वर्णों के सुव्यवस्थित क्रम को या वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, लिखवाया था ना। इसने क्या पूछा कि लिपि चिन्हों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो आंसर क्या होना चाहिए? वर्णमाला। क्या होना चाहिए? वर्णमाला। वर्णमाला पे टिक कर लो। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं। मैंने जो आपको लिखा, मैंने कहा है ना, जिसने मेरे बताए हुए नोट्स बना लिए और पढ़ लिए, मैं 100% गारंटी ले रही हूं उसका किसी ना किसी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। बिल्कुल मैं दावे से कह सकती हूँ। लेकिन शर्त यह है कि जितना पढ़ाऊं, जो नोट्स बनवाऊं, वो ईमानदारी से बनाना। ये नहीं कि आज की क्लास ली कल नहीं लेके, अरे ठीक है पढ़ा रही होंगी क्या, ठीक है, जरूरी थोड़ा ना कि इनका पढ़ाया हुआ आ जाए।
मैं बता रही हूँ कि मैं इतनी मेहनत करती हूँ आपको किसी भी चीज को प्रोवाइड करवाने में कि मैं रात भर बैठ के क्वेश्चन सेलेक्ट करती हूँ, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा चीजों को आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ कि आपको कहीं पर भी इधर उधर ना भटकना पड़े। इवन मैं तो ये भी कह रही हूँ कि केवल एक बार मेरे बताए हुए नोट्स पढ़ लो, केवल मेरे बताए हुए नोट्स पढ़ लो, जो मैं वीडियो प्रोवाइड आपको करवाती हूँ वीडियो को देख के नोट्स बना लो। 100% गारंटी ले रही हूँ आपका किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं रोक पाएगा। बशर्ते मैं फिर भी एक कंडीशन के लिए आपसे बार बार कहती हूँ कि ईमानदारी दिखाना। ठीक, लोगों को दिखाने के लिए मत पढ़ो, लोगों को दिखाने के लिए बिल्कुल मत पढ़ो, अपने आप से ईमानदार होके पढ़ो कि नहीं पढ़ना है मुझे। ये सोच के पढ़ोगे ना, जरूर से जरूर आज लिखवा लो, तुम्हें गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन मेहनत है, करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है, बिल्कुल फ्री होके होता है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायता करते हैं उसे क्या कहते हैं? सो सिंपल, सो इजी मैंने लिखवाया था। क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो सकता है, क्वेश्चन की भाषा चेंज हो सकती है, क्वेश्चन को घुमा के पूछा जा सकता है, लेकिन आएंगे वही क्वेश्चन जो नोट्स मैंने बनवाए हैं। आपको आप खुद देख रहे होंगे जो जो चीजें, जो जो परिभाषाएं मैंने लिखवाई हैं उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। और अगर आपको विश्वास ना हो कि ये क्वेश्चन कहीं पूछे गए कि नहीं पूछे गए, तो सबके पास इतना दिमाग है, सब सर्च कर सकते हो। उठा लो 2014 से लेकर 2021 तक के पेपर, किसी भी कंपटीशन एग्जाम के वर्णमाला चैप्टर से ये क्वेश्चन ना आपको मिल जाए तो आप कहिएगा कि नहीं मैम ने गलत बताया है। ठीक, एक एक क्वेश्चन को खोज खोज के उसकी पूरी शीट बनाकर मैं आपको प्रोवाइड करवाती हूँ कि क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, आपका किसी भी टॉपिक का क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छूटेगा, क्योंकि मैं जानती हूँ हिंदी बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। हिंदी को कर ले गए ना तो आपका गवर्नमेंट जॉब कोई नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं रोक पाएगा। मैंने जब स्वर पढ़ाया था तो आपको एक परिभाषा लिखवाई थी कि स्वर वो वर्ण है जिनको बिना रुकावट के हम बोलते हैं। यही तो परिभाषा लिखवाई थी कि स्वर वो वर्ण है जिनको हम बिना रुकावट के बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है कि इसमें कह रहा है जिनका उच्चारण हम स्वतंत्रता से, या जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण सहायक है। और मैंने ये भी बताया था कि जो व्यंजन है बिना स्वरों के अधूरा है। ठीक है, तो देखो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें स्वर कहेंगे। राइट आंसर है स्वर। तो ऑप्शन बी पे टिक लगाइए, ऑप्शन बी पे टिक लग गया। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन ए बी सी डी। ऑप्शन ए में है बड़ा आ, ऑप्शन बी में है बड़ी ई, ऑप्शन सी में है बड़ा ऊ, और ऑप्शन डी में है ओ। चलो अब मजा आएगा करने में। देखो क्वेश्चन ये था कि इन चारों ऑप्शन में से बताओ कि कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। देखिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख ले, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। बहुत लोगों को तो आंसर मिल भी गया होगा। ठीक है, और जिनको नहीं समझ में आया है चलो देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नहीं आया सीखेंगे तो आएगा, नहीं सीखेंगे तो कुछ नहीं आएगा। मेरा काम है सिखाना, आपका काम है सीखना। ठीक है, तो चलिए मैं एक बार फिर से बता देती हूँ।
मैंने जब स्वर पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? स्वर। मैंने बताया था कि स्वर 3 प्रकार के हैं, बताया था। एक बताया था ह्रस्व स्वर या लघु स्वर या आधार स्वर, फिर थे दीर्घ स्वर, फिर थे संयुक्त स्वर, फिर एक एक्स्ट्रा के तौर पे हिंदी भाषा को और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए एक्स्ट्रा के तौर पे प्लस स्वर था। उससे हमारा अभी फिलहाल कोई लेना देना नहीं है, वो एक्स्ट्रा के तौर पे है ये वाला। लेकिन हमारा लेना देना इससे है कि स्वर 3 होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। हर स्वर या फिर लघु स्वर हमने बताया था कौन कौन से थे? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री से ऋषि, बताया था। दीर्घ स्वर मैंने बताया था, दीर्घ माने बड़ा, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। संयुक्त स्वर वो स्वर जो 2 स्वरों से मिलके बनते हैं। संयुक्त, संयुक्त माने जोड़ना, संयुक्त माने जोड़ना। संयुक्त स्वर वो स्वर होते हैं जो 2 स्वरों से मिलके बनते हैं, उनको संयुक्त स्वर कहते हैं। वो है आपके ए, ऐ, ओ और आओ। अब चलो, अब ऊपर आते हैं। उसने पूछा है इन 4 ऑप्शन में से बताओ कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। नहीं है मूल दीर्घ स्वर, ठीक है। देखो, बड़ा आ है मूल दीर्घ स्वर, बड़ी ई है मूल दीर्घ स्वर, बड़ा ऊ है मूल दीर्घ स्वर। क्या नहीं है? ओ। क्या नहीं है? ओ। तो राइट आंसर इज ओ। समझ में आया? क्लियर है? चलिए, मैं आपको हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से दूंगी, जिससे आपका एक बार रिवाइज भी हो जाए, आपको चीजें भी समझ में आ जाए। मतलब जो मेरा उद्देश्य है कि आपको सरकारी नौकरी दिलवाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि लोग देखो कहते क्या है, सॉरी, लोग कहते क्या है, कहाँ नौकरियां रखी हैं, ठीक है। अरे पढ़ो तो, पढ़ने वालों के लिए नौकरी बहुत है, बस एक बार दम दिखाना पड़ेगा। और जो मेहनत करने से हार गया तो ये समझ लो उसे कुछ ना मिलने वाला। क्योंकि खाना मुंह में डालने के लिए भी हाथ को मूव करना पड़ता है, तभी खाना मुंह से पेट में जाता है, ठीक है। तो इसलिए काम तो करना पड़ेगा, काम नहीं करोगे कुछ ना होने वाला। सरकारी नौकरी के तो सपने भूल जाओ। लेकिन हाँ, अगर सरकारी नौकरी का सपना देखा है तो लग जाओ, विश्वास मानो, नौकरी पा लोगे, ये गारंटी है मेरी। जो लग गया, जिसने आलस छोड़ दिया, मानते सर्दियों का टाइम चल रहा, आलस सबको आता है, मुझे भी आता था। जब मैं पढ़ती थी ना, ये लगता था अरे थोड़ा देर और, बस 2 मिनट। वो जो कहते हैं ना सर्दियों का, वो जो 2 मिनट होता है ना, कि अरे 2 मिनट में उठ रही हूँ, केवल 2 मिनट में, वो कब 2 घंटे बन जाते पता नहीं चलता। उसका एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। मतलब अगर उस आलस को त्यागना है तो उसके एक कहते हैं ना कि फंडा बताती हूँ, क्या करो। पहली बार तो बिस्तर त्याग दो, ठीक, बिल्कुल बिस्तर त्याग दो। कंबल कंबल ओढ़ के मत पड़ो। अगर आपको ठंड लग रही है, बाकायदा कैप लगाइए, बाकायदा ठीक ठाक स्वेटर पहनिए, आप शॉर्ट्स पहन लीजिए, वुलन पैंट पहन लीजिए, मतलब अपने आप को कवर अप रखो, ठीक। और इन हाथों में कुछ ना पहनो कि मार ग्लव्स पहने हुए हो, पेन तक नहीं पकड़ पा रहे, ये ड्रामा मत करना, ठीक है। ठंडी को भी चकमा देना पड़ता है कि वो अगर तुमसे कह रही है कि मैं तुम्हें लग जाऊंगी, तो तुम कहो ठंड से कि मैं पढ़ाई में लगाऊं, तुम क्या मुझे लगोगी, ठीक है ना। तो कमर को पहले साइड में कर देना, बिस्तर त्याग के पढ़ो। 101% देख लेना, तुमको आलस आएगा ही नहीं। लेकिन अगर एक बार रजाई में घुस के पढ़े तो वो कब 2 मिनट 2 घंटे में परिवर्तित हो जाएंगे, आपको खुद में ही पता चलेगा। फिर कहोगे अरे कोर्स छूट गया, पढ़ ही नहीं पाए, तैयारी ही नहीं पूरी है। तो थोड़ा कहते हैं ना, कोई चीज पाने के लिए कभी कभी कोई चीजें त्यागनी ही पड़ती है।
तो अभी त्याग लो, आगे मजा तो आएगा ही। ठीक है, चलिए इस तरह बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, अच्छा लग रहा है पढ़ाना? आप लोग तो कमेंट तक नहीं करते हो कुछ कि कमेंट करो कि यस मैम आपकी क्लास में ये चीज समझ में आया, हाँ मैम ये चीज अच्छी थी। कुछ नहीं, बस न्यूट्रल हो के बस देखते देखते जाते हैं। पता नहीं देखते भी होंगे कि नहीं देखते होंगे, क्योंकि देखिए हम बहुत सारी चीज़ों को अभी फिलहाल, जैसे मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करवाती हूँ, पर डे के हिसाब से वीडियो आपको प्रोवाइड करवाती हूँ। ठीक, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ, मुझे भी अपना काम करना पड़ता है, वक्त निकालना पड़ता है। मैं उन सभी बच्चों को, कहते हैं ना कि एक क्या कहा जा सकता है कि एक हेल्प जैसी है, कि शायद जो मेरे पास ज्ञान है अगर मैं उन सभी बच्चों को दे दूं, तो अगर किसी का भला हो जाए, किसी को सरकारी नौकरी मिल जाए, तो शायद उससे बड़ी खुशी आज तक मुझे जीवन में ना मिलेगी कि मेरी वजह से किसी को आज सरकारी नौकरी मिली हुई है। ठीक है, क्योंकि वैसे भी जान रहे हो कि देश में नौकरियां कम है, जो आती भी है इतना हार्ड कंपटीशन होता है, और उस पर भी वो बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बड़ी बड़ी कोचिंग में क्लासेस लेना अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, और दिक्कतें सबके पास होती हैं कि कभी कोई किसी रीजन से, कभी कोई किसी रीजन से हर चीज नहीं पा सकता है। मैं अगर अपनी बात बताऊं कि एक समय था कि मैं बायो स्ट्रीम से हूँ, बायोलॉजी की स्टूडेंट थी। अब बोलोगे मैम मैथ्स कैसे पढ़ा रहे हैं, तो मैंने एक होता है सीपैट, प्लास्टिक इंजीनियरिंग, मैंने उसका फॉर्म भरा था। मतलब ये मान के चलो मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स में मैथ, साइंस, मैं तो नहीं कि अगर किसी से पूछा जाए कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, तो मेरे दो सब्जेक्ट स्टार्टिंग से बहुत फेवरेट रहे, एक मैथ्स, दूसरा रहा है साइंस। ठीक, बायो लेने का क्या रीजन रहा है वो थोड़ा लंबी स्टोरी है। अब ये ना समझना कि मेरे मार्क्स कम होंगे मैथ में। डिक्टेशन आई थी मैं पहले बता दूं, मैथ, साइंस, हिंदी, 3 सब्जेक्ट में, लेकिन किसी रीजन से नहीं लिया, कुछ सोच के कुछ और रखा था। कहते हैं ना कि जब आप किशोरावस्था में होते तो आपके माइंड में बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। चीजें ये चलती रहती है, कभी मन कहता है नहीं डॉक्टर बनना है, कभी मन कहता है नहीं इंजीनियर बनना है, कभी कहता है नहीं एमबीए करना है, इस सेक्टर में जाना है, उस सेक्टर में जाना है। ठीक है, फिर कहते हैं ना आपकी डेस्टिनी, आपका भगवान आपको घुमा के जो वो चाहता है, ठीक, कि जाओ तुमको टीचिंग फील्ड में कुछ करना है, तो आपको वो पकड़ा दिया जाता है। ठीक, तो मैंने फिर बायो ली, उसको भी अच्छे से पढ़ा, और मैथ्स को मैंने अपना लेफ्ट नहीं किया, मैंने मैथ्स पकड़े रखा। चाहे मैं बायो की स्टूडेंट थी, लेकिन फिर भी मैंने इंटर लेवल की मैथ्स पढ़ी। ठीक, मैंने प्लास्टिक इंजीनियरिंग का पेपर मुझे देना था, लेकिन किसी रीज़न से नहीं दे पाई। नहीं दे पाने का रीज़न ये था कि मैं बीमार पड़ गई थी, बहुत ठीक ठाक बीमार पड़ गई थी। लखनऊ में सेंटर था, ये भी नहीं मालूम था सेंटर का। कहती हूँ ना कि चीज़ें अगर मुझे मिली है, ये गवर्नमेंट जॉब भी अगर मुझे मिली है, कहते हैं ना कि मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मुझे चीज़ें बहुत मेहनत के बाद मिलती हैं। भगवान मुझसे कहता है तुम मेहनत करो, खूब मेहनत करो, फिर अचानक कुछ चीज़ ऐसा होता सडनली मुझे वो चीज़ मिल जाती है। ऐसा लगता है कि यस, अब ईश्वर ने देख लिया मुझे कि हाँ इसने मेहनत की और तुरंत उसने उसका रिजल्ट मुझे दे दिया। मैंने भी मेहनत बहुत की थी। फिर एमएससी किया, एसएससी की तैयारी की। एसएससी की तैयारी करते करते 2-3 जगहों पे सिलेक्शन भी हुआ, लेकिन अब फिर ये क्या है कि टीचिंग जॉब कैसे, तो एक दिन कहते ना कि जब ख्याल आता है मन में तो बैठे बैठे ही आता है। नाम भी कल्पना सोच रही थी, कल्पना में मीनिंग अपने कहते हैं ना नाम का इफेक्ट पड़ने लगता है। सोच रही थी कि यार नहीं कुछ करना है, अपने ही लिए ना सोचो, सबके लिए सोचो। देखा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको शिक्षा नहीं मिल पाती। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाती भी थी, हायर लेवल के भी स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी। ये लगा कि शहर के बच्चों को तो हर चीज़ प्रोवाइड होती है, वो कहीं ना कहीं से इंटरनेट वगैरह के थ्रू या किसी के भी थ्रू हायर मतलब बड़ी बड़ी कोचिंग
को ज्वाइन करके शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। गार्जियन भी वेल एजुकेटेड होते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। काम उन पे करना चाहिए जिनको ये सारी फैसिलिटीज नहीं मिलती है, ठीक है। तो एक कहते हैं ना कि लक्ष्य जैसा बना लिया, नहीं, अब उन बच्चों के लिए करना है, उन बच्चों के लिए करना है जिनको ये सारी फैसिलिटीज नहीं मिलती है। तैयारी की, ईश्वर की दया से गवर्नमेंट जॉब मिल गई, वहां पर अपना बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके अपने ही बच्चों की तरह उनको भी समझाती हूँ कि मेरे बच्चे आगे जाके जब किसी नौकरी पे जाएंगे, या कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 12th पास आउट होने के बाद ही जॉब स्टार्ट कर देते हैं, कहते हैं फोन करके कहेंगे कि मैम मुझको यहाँ नौकरी मिल गई। कसम से इतनी खुशी होती है कि आज मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा बेरोजगार तो नहीं घूम रहा है, वो कहीं पर भी जॉब कर रहा है, उसको रोजगार है। तो किसी बच्चे को उसके पैरों पे खड़ा कर दूं, बस यही सपना है। फिर धीरे धीरे जब यूट्यूब वगैरह पे देखा कि बहुत अच्छे अच्छे टीचर क्लासेस ले रहे हैं, लेकिन उनके पास असल में संसाधन ज़्यादा है। मैं अकेले चीज़ों को हैंडल कर रही हूँ, बहुत सारी चीज़ों के बारे में अभी उतनी जानकारी भी नहीं है, लेकिन हाँ इतना मालूम था वीडियो डाउनलोड करके डाले जाते हैं। तो सच बताऊँ तो उम्मीद तो बिल्कुल कुछ नहीं की थी, क्या होगा कैसे होगा क्या नहीं होगा, कहते ना, लेकिन अगर किसी अच्छी चीज का ठान लो, कोई अच्छा लक्ष्य अगर तुम बना लो जीवन में, तो फिर वो परमात्मा आपकी मदद जरूर करता है। पहले कुछ लोग जुड़े, फिर धीरे तक कुछ लोग जुड़े, आज ईश्वर की दया से 93 सब्सक्राइबर तो हो ही गए हैं। जब कुछ बच्चों के कमेंट्स भी आए, उन्होंने मेरा पढ़ाने का तरीके को अच्छा बताया, रियली मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ये लगा कि नहीं, लोग देख रहे हैं, लोग मेरे पढ़ाने के तरीके को देख रहे हैं, मेरे जो मैं चीज़ें उनको प्रोवाइड करवा रही हूँ उनको समझ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा। तो कहते ना कि आप लोगों के अच्छे कमेंट्स मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होते हैं, ठीक है। मुझे चीज़ें करने में और अच्छा लगने लगता है कि नहीं, चाहे कुछ है लेकिन मुझे कम से कम देख तो रहे, मुझे सुन तो रहे, मेरे पढ़ाने के तरीके को समझ तो रहे। हाँ, अगर मेरे पढ़ाने से किसी का भला हो जाता है तो शायद इस भलाई को मैं जीवन भर में वादा करती हूँ कि शायद जीवन भर इस भलाई के कार्य को करती रहूंगी, ठीक है। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं।